Hello students, welcome back to my channel. So we are discussing about photosynthesis and we have in our last lecture हमने क्या किया था, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था. तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे and now we have moved over to the next scientist. अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं he is known as इंगलमैन और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताने के लिए कि कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, उसके लिए क्या किया, एक प्रिज्म यूज़ किया और प्रिज्म यूज़ करके लाइट को स्प्लिट कर दिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट बना दिया, अलग अलग कलर्स में स्प्लिट कर दिया वाइट लाइट को और ये चेक किया कि कौन सी लाइट है, जो कौन सा पार्ट है, किस वेवलेंथ की लाइट है, किस कलर की लाइट है जिसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया यूज किए गए. क्यों एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि अभी ये पता चल चुका है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, तो ऑक्सीजन जहां पर ज्यादा रिलीज होगी वहां पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जहां ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी वहां ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे. ठीक है, सो दीज बैक्टीरिया शोड मैक्सिमम ग्रोथ इन विच रीजन्स, विच लाइट्स, ब्लू एंड रेड वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. ठीक है, तो अलग अलग कर दिया पहले लाइट को और उसके बाद ये देख लिया कि कहाँ पर सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, वहां पर उतना ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई है, वहां पर उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है. सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट ही प्रूव्ड कि ब्लू और रेड लाइट सबसे ज्यादा फेवरेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक्शन स्पेक्ट्रम बनाकर दिखाया फोटोसिंथेसिस का. एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ पे मैक्सिमम हो रहा है, ये बनाकर दिखाया. और इसमें उन्होंने हेल्प ली थी स्पायरोगायरा की. ठीक है, एक स्पायरोगायरा का ऐसे फिलामेंट डाल दिया पूरा और इसमें ग्राफी यूज किया था, उन्होंने स्पेक्ट्रोमीटर यूज किए थे और इसके ऊपर लगाया था एक माइक्रोस्कोप. इसमें वो स्पायरोगायरा है और यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट उसको दी जा रही है. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ग्रो करेंगे एरोबिक बैक्टीरिया. सस्पेंशन के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया है, तो एरोबिक बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे थे वो कर रहे थे दो जगह पे मैक्सिमम ग्रोथ थी, यहाँ और यहाँ पर. ठीक है, तो ये जो साइड थी ये हमें दिखा रहा है, ये है देखो, ये है विजिबल स्पेक्ट्रम 400 to 740 नैनोमीटर पे रहता है ये. इसके अंदर सारा विबग्योर जो है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम का जो व्हाइट लाइट है जिसको हम विबग्योर भी बोलते हैं, 7 कलर्स, उसमें ये इस वेवलेंथ में पड़ता है. इसमें ब्लू है, ठीक है, और रेड. इसमें क्या था, यहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो हुआ. कैसे, बाय ग्रोथ ऑफ दिस एरोबिक बैक्टीरिया, मैक्सिमम ग्रोथ थी यहाँ पर, तो इससे ये प्रूव हो गया. अब जो एक्शन स्पेक्ट्रम है उसका मतलब है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अगर हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, तो ये क्या मिला था, पहले उन्होंने क्या किया, ही डिड कि उन्होंने ये देखा कि अलग अलग जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, वो सारे किस वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं. तो क्या हुआ, लाइट की एब्जॉर्प्शन को प्लॉट किया गया अगेंस्ट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम. तो जो मिला दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. और फिर क्या प्लॉट किया गया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ है, वो दूसरा स्पेक्ट्रम आ गया जिसमें देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आएगा कि एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, किस वेवलेंथ पे मैक्सिमम हो रहा है. ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या आएगा, एक्शन, व्हाट इज द एक्शन इन दिस केस, हम क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस. एक्शन क्या है यहाँ, फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम की क्या चीज दिखाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो यहां पर क्या किया उन्होंने, फिर ही प्लॉटेड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो ऑब्जर्व किया गया, तो ये ग्राफ बन रहा है, ये किसके लिए बन रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस था वो वहीं पर हाई था जहां पर
क्लोरोफिल ए ने मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब की थी। ठीक है, तो ये जो था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो ग्राफ आएगा इसे बोलते हैं हम एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, ये हम फिर से पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद आया ब्लैकमैन। ब्लैकमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही हमें दिया कि एक डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम, डार्क फेज या डार्क रिएक्शन। ठीक है, जो कि अब हम जानते हैं मिसनॉमर है, क्योंकि ये डार्क में नहीं होता, बट डार्क से व्हाट ही मेंट बाय डार्क वाज कि दिस रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी लाइट, सो इट इज नॉट डायरेक्टली, इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। ठीक है, डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट नहीं है ये, सो वी कैन से डायरेक्टली लाइट इंडिपेंडेंट। तो एक्चुअली वी शुड राइट इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। ठीक है, सो दिस इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। और दूसरी बात उन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, की फोटोसिंथेसिस में जो जो जरूरी चीजें हैं लाइक लाइट इज देयर, द राइट टेम्परेचर, वाटर, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस, ये सारी जो चीजें हैं इनमें से सच अगर वाटर कम है और बाकी सब चीजें हम पूरी दे रहे हैं, वाटर कम है तो वाटर लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस का रेट कम कर देगा अगर वाटर कम है। अगर CO2 कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, बाकी सब चाहे हम कितना ही बढ़ा लें बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, सो लिमिटिंग फैक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे एट ए टाइम। तो जो सबसे कम है जो चीज वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, फोटोसिंथेसिस के रेट को वो कम कर रहा है। ठीक है, देन कम्स वॉन नील 1931 में क्या बोला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। क्या डिस्कवरी है, ही वॉज वर्किंग ऑन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या डिस्कवर किया कि जो सल्फर बैक्टीरिया है वो वाटर तो रिलीज ही नहीं कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं बट दे आर नॉट रिलीजिंग एनी वाटर। ओके, तो क्या हुआ, he said he discovered that sulfur bacteria release sulfur instead of oxygen। तो उसने क्या प्रूव किया था, उन्होंने ये प्रूव किया जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस में इवॉल्व होती है ये वाटर की फोटो ऑक्सीडेशन से आती है, वाटर ऑक्सीडेशन से आती है, वाटर स्प्लिटिंग से आती है। लाइट की प्रेजेंस में वाटर स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। और ये जो इसमें से जो हाइड्रोजन निकलती है वो डोनेट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं आती, ये वाटर से आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी क्योंकि साइंटिस्ट के पास ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था हम उनके दिमाग में कि ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वेदर इट कम्स फ्रॉम दिस ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है या फिर वाटर से आ रही है, ये ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हो रही है। इट वाज अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ साइंटिस्ट। तो इस क्वेश्चन को जिसने सोल्यूशन दिया ही वाज वॉन नील, और ये एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था और इन्होंने क्या किया था, ये चीज देखी। तो ही सॉ दैट हियर ही सॉ कि जो सल्फर बैक्टीरिया था वो क्या कर रहा था, इट वाज यूजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ वाटर, वाटर की जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करके और ग्लूकोज बनाया जा रहा था, साथ में सल्फर रिलीज हो रही थी, ठीक है, और वाटर बन रहा था, ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रही थी। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि अगर सल्फर H2S डलने से सल्फर रिलीज हो रहा है तो वाटर डलने से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्मेशन में कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज फॉर्मेशन में जा रहा है और जो ये S है ये रिलीज हो रहा है। सेम वे में जब वाटर यूज हो रहा है तो यहाँ वाला ऑक्सीजन वो रिलीज हो रहा है। तो ही गेव अ जनरलाइज्ड रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यहाँ ना वाटर दिखाया है और ना ही यहाँ पर क्या दिखाया है, H2S जनरलाइज कर दिया कि जो वाटर है उसकी स्प्लिटिंग होती है लाइट रिएक्शन में, लाइट की प्रेजेंस में, और स्प्लिट होके यहाँ पर वाटर यूज हो जाता है कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में। और ये जो हमने A लिया है, ये जो भी
मॉलिक्यूल है ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। देन कम्स हिल। हिल ने भी क्या किया, ये बताया कि O2 जो है वो इवॉल्व होती है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, यानी कि हिल की रिएक्शन से जो नील ने बोला था वो और ज़्यादा प्रूव हुआ। और उन्होंने क्या किया था, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट लिए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की प्रेजेंस में क्या हुआ, O2 रिलीज हो गई, ठीक है। जब आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को अलग करने के बाद उनको लाइट दी गई तो दे रिलीज्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन इवॉल्व हुई इस टाइम में, जबकि देयर वाज नो कार्बोहाइड्रेट बीइंग यूज्ड। अभी कार्बोहाइड्रेट तो नेक्स्ट फेज में आती है, डार्क फेज में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ही यूज्ड आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, फिर भी ऑक्सीजन आ रही है, तो इससे ये प्रूव हुआ कि वॉन नील वाज राइट इन सेइंग दैट वाटर, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद रूबन एंड कैमन ने यूज करके हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन का प्रूव कर दिया, कंफर्म कर दिया कि यस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। सो दे यूज O18, ठीक है, विच वॉज हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद आ रहे हैं आर्नन एंड कोवर्कर्स, आर्नन एट ऑल, आर्नन और उसके कलीग्स ने डिस्कवर किया फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब है ATP फॉर्मेशन, फॉस्फोराइलेशन ATP फॉर्मेशन, ठीक है। ATP बनेगा कब, in the presence of light, so it becomes photophosphorylation. ये डिस्कवर किया आर्नन एंड his co-workers. They also showed fixation of carbon dioxide by previously illuminated isolated chloroplast. क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया सेल से, फिर उनको लाइट दी, ठीक है। उसके बाद उनमें जब कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है तो उन्होंने ये दिखाया कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है। फिक्सेशन का क्या मतलब है कि ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है, ये इन्होंने शो कर दिया। एंड इसके लिए वो उन्होंने जो यूज किया था दैट वाज C14, ठीक है, और C14 का जो पाथ था वो ट्रेस कर लिया था। नेक्स्ट कम्स मेल्विन केल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, आप लोग जानते हैं केल्विन साइकिल डिस्कवर किया। केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी बोलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसमें। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने C14 यूज करके उसका पाथवे ट्रेस किया कि कहाँ कहाँ जा रही है, CO2 से क्या बन रहा है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है, फिर नेक्स्ट क्या बनता है, उससे नेक्स्ट क्या बन रहा है, अल्टीमेटली वो कहाँ जा रही है CO2। तो पूरा ट्रेस करके एक साइकिल बन गया, दैट साइकिल वी कॉल इट C3 साइकिल, ठीक है। और C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो एक C3 कंपाउंड है, ठीक है, जो कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। तो इसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से इस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। सो कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो।